नमस्कार दोस्तों। तो भारत के लिए वेस्ट से सबसे अच्छी खबर इस टाइम यही है कि भारत जल्द ही G7 का हिस्सा बनने जा रहा है। आज हम G7 के बारे में सब पता करेंगे कि G7 क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज G7 का हिस्सा है और ट्रंप ने G7 का एक्सपेंशन क्यों प्रपोज किया है और कौन कौन सी कंट्रीज में जुड़ने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो G7 7 बड़ी इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके अंदर आता है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। अब तो आप देख सकते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके ये यूरोप का पार्ट है। यूएस और कनाडा नॉर्थ अमेरिका। और सिर्फ एशिया से सिर्फ जापान जो है वो G7 का हिस्सा है और कोई कंट्री हिस्सा नहीं है। तो ये एक 2018 का डेटा है, जिससे आपको पता लगेगा कि G7 कंट्रीज अपने आप में कितनी बड़ी कंट्रीज हैं। जो 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ है, यानी कि पूरी दुनिया के पास जितनी भी वेल्थ है उसका 58% जो है इन 7 कंट्रीज के पास है। ठीक है, 2018 के हिसाब से। और जीडीपी जो हम नॉमिनल टर्म्स में निकालते हैं उसका 46%, पूरे वर्ल्ड का जो 46% है वो ये कंट्री प्रोड्यूस करती है। इतना जीडीपी ये कंट्री जो है कंट्रीब्यूट करती है टू द वर्ल्ड जीडीपी और ग्लोबल जीडीपी। और फिर तीसरा डेटा है कि जो जीडीपी हम निकालते हैं पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसका उसमें 32% कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्लोबल जीडीपी। तो इससे आपको पता लग सकता है कि कितनी बड़ी कंट्रीज है अपने आप में, G7 कितना बड़ा ग्रुप है। अब हाल ही में ही ट्रंप ने प्रपोज किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रपोज किया है G7 का एक्सपेंशन। मैं रीजन आपको बताऊंगा कि इन्होंने G7 का एक्सपेंशन क्यों प्रपोज किया है। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसमें 4 कंट्रीज इंक्लूड करने के चांसेस हैं इसमें: इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा रशिया जो है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रशिया का जो इसमें इंक्लूजन है G7 में वो थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों मुश्किल है। तो रीज़न क्या है एक्सपेंशन का, ट्रम्प क्यों चाहते हैं कि G7 का एक्सपेंशन हो? बिकॉज जो जिस टाइम पे G7 बना था, शुरुआत में तो G6 बना था, उसके बाद कनाडा इंक्लूड हुआ तो G7 बना। उस टाइम पे ये बहुत ही पावरफुल कंट्रीज थी और आज भी हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई और इतनी पावरफुल कंट्री नहीं थी। लेकिन आज के तारीख में जो है चाइना हो गई, रशिया हो गई, इंडिया हो गई, ये भी इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज बन चुकी हैं। इतनी एक्सटेंट तक एडवांस नहीं बनी है, लेकिन फिर भी एक ये भी काफ़ी दबदबा प्रेजेंट करती है अपना, अगर जीडीपी की बात करें। तो इसलिए ये बहुत आउटडेटेड G7 जो ग्रुप है ये आउटडेटेड लगने लगा है। इसमें कुछ और कंट्रीज को इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो पीएम मोदी का इस पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। वो कह रहे उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से जो है G7 में इंक्लूड होने के लिए बातें चल रही है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि भारत G7 का हिस्सा अब बनने जा रहा है। अब अगला इशू जो है वो है कि ये G10 होगा या G11 होगा। देखिए, प्रपोज G11 है, क्योंकि 4 कंट्रीज इसमें ऐड हो जाएंगी तो ये G11 बन जाएगा। लेकिन रशिया का जो है, रशिया का इंक्लूजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यानी कि 5 आउट ऑफ 7 कंट्रीज जो है वो नहीं चाहती कि रशिया G7 का पार्ट बने, क्योंकि रशिया अच्छा पहले G7 का पार्ट था, G8 हो गया था ये ग्रुप और रशिया इसका पार्ट बन गया था, लेकिन बाद में रशिया को एक्सक्लूड कर दिया, उसके बाद ये दोबारा G7 बन गया। अब मैं इसको आपको रीज़न बताऊंगा कि ये जो यूके, इटली, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी क्यों नहीं चाहती कि रशिया दोबारा G7 का पार्ट बने। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन अपसेट है रशिया से यूक्रेन इशू को लेकर, क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जो कि क्रीमिया था वो रशिया ने अपने साथ एनेक्स कर लिया है, हथियार लिया है। ठीक है, और दूसरा जर्मनी अपसेट है हैकिंग इशू को लेकर, क्योंकि रिसेंटली जर्मनी के जो पार्लियामेंट वगैरह है यहाँ पे जो रशियन हैकर्स हैं उन्होंने चीज़ें हैक करी है, जिससे जर्मनी जो है बहुत अपसेट है और सैंक्शंस की मांग भी करी थी जर्मनी ने रशिया के खिलाफ। तीसरा, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि जो इंटरनेशनल रूल्स वगैरह हैं ये डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको G7 के भारी रखा जाए और आगे भारी रखा था अब तक और आगे भी भारी रखा जाएगा। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके स्पोक्स पर्सन ने भी ऐसे ही कहा है कि हम ये सोचेंगे कि इनका बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनको G7 का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। यूरोपियन यूनियन का भी यही बयान है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रशिया जो है वो रिजॉइन नहीं करेगा G7 को, ट्रम्प के प्लान के बावजूद भी। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि चाहे तो डोनाल्ड ट्रम्प जो अपकमिंग जो इवेंट है G7 समिट है उसमें इनवाइट कर सकते हैं रशिया को, बट उनका G7 का पार्ट नहीं बना सकते।
आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के ऊपर से क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जो G7 का प्रपोजल आया है भारत के लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। भारत को इससे इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन डिप्लोमेटिकली थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रशिया के इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बट लेकिन जब रशिया को G7 में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और ऑब्वियस है कि G7 आगे जाके चाइना को अपोज करेगा उधर से। अच्छा, रशिया का एक दिक्कत हो गई है, जब ये सब कंट्रीज इन्होंने मिलकर मना कर दिया है कि हम रशिया को पार्ट नहीं बनाएंगे G7 का, तो रशिया जो है वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा दोबारा, और फिर ये जाएगा चाइना के पास डेफिनेटली अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आगे जाके जब चाइना को अपोज करेगा G7, जिसके अंदर इंडिया भी डेफिनेटली होगा, अगर इंडिया G7 का पार्ट बनता है, तो फिर रशिया जो है वो चाइना को सपोर्ट करेगा। इसलिए रशिया के और इंडिया के रिलेशन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब ये G7 में इंक्लूड नहीं करेंगे रशिया को, तो वो चाइना की तरफ ही लीन होगा अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो वैसे इंडिया के लिए इकोनॉमिकली ये बहुत ही अच्छी खबर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।